नमस्कार साथियों, और एक महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं साथियों कंप्यूटर का सेकंड पार्ट, जो कि टाइप ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं साथियों एमपी पटवारी में। सो अगर आप एमपी पटवारी का अगर तैयारी कर रहे हैं सो आपको कंप्यूटर के पूरे जो चैप्टर है उनको कवर करना होगा। और इसमें मैं पूरे क्लास आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे आपको फ्री में नोट्स मिल रहे हैं और बहुत सारा जो मटेरियल है वो हर एक सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। बस आपको कंटिन्यू बने रहना साथियों। अब यहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ क्लास की ओर। और यहाँ पे हम देखेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर। टाइप ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं साथियों। हम यहाँ पे पढ़ते हैं एनालॉग कंप्यूटर, है ना। टाइप ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत एनालॉग कंप्यूटर, उसके बाद में डिजिटल कंप्यूटर और उसके बाद में हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। तो इनके बारे में हम पूरा डिटेल से, बहुत ही डिटेल से हम यहाँ पे समझने वाले, ठीक है। सो हम सबसे पहले देखते हैं साथियों एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। यह एक एनालॉग सिग्नल पर काम करता है, यह एनालॉग सिग्नल पर काम करता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में यह एनालॉग डेटा को क्या करता है, एनालॉग डेटा को संसाधित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। यह एनालॉग डेटा को संसाधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। और यह जो है एनालॉग डेटा का एक सतत डेटा होता है जो लगातार बदलता रहता है, ठीक है। उसके बाद में यह भौतिक मात्राओं में निरंतर परिवर्तन को मापने और आमतौर पर डाला गया या फिर स्केल पर रीडिंग के रूप में आउटपुट प्रस्तुत करता है ना। सो आपको क्या याद रखना है कि भौतिक मात्राओं में निरंतर परिवर्तन को मापता है ना। मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया, यानी कि यह मापता है और आमतौर पर डाले गए रीडिंग या फिर स्केल पर रीडिंग के रूप में आउटपुट को ये करता है, ये प्रस्तुत करने का काम करता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे देखें, नेक्स्ट पॉइंट है कि कंप्यूटर्स का प्रयोग जो है भौतिक मात्राओं जैसे कि दाब, तापमान, लंबाई, पारा इत्यादि को मापकर उसके परिणाम को अंकों के रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना। इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं साथियों उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, सो उदाहरण आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, स्पीडोमीटर हो गया, घड़ी हो गया, मरकरी हो गया, थर्मामीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, उसके बाद में एम्पियर, भूकंप सूचकांक इत्यादि, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट देखेंगे हम, डिजिटल कंप्यूटर क्या होती है। सो यह यानी कि यह क्या होते हैं, यह असतत सिग्नल पर काम करता है। कैसे काम करता है, तो यह असतत सिग्नल पर काम करता है और जिसमें कि बाइनरी नंबर होते हैं, और बाइनरी नंबर होते हैं साथियों जीरो, है ना, जीरो ऑफ फ्लैश होते हैं और वन ट्रू होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और कंप्यूटर को उच्च गति का गणना और तार्किक जो है संचालन करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो कंप्यूटर को उच्च गति पर गणना और तार्किक संचालन के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। उदाहरण के जैसे आप देख पा रहे होंगे, लैपटॉप हो गया, है ना। उदाहरण के लिए आप लैपटॉप देख पा रहे होंगे, उसके बाद में डेस्कटॉप देख पा रहे होंगे, उसके बाद में स्मार्टफोन हो गया, उसके बाद में टेबल हो गया इत्यादि, है ना, जो कि महत्वपूर्ण इसके पार्ट है, ठीक है, यानी कि महत्वपूर्ण इसके उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे देखेंगे साथियों डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे बड़ी मात्रा में जानकारी संग्रहित करने और उसे आसानी से पूर्ण प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में हार्डवेयर की लागत कम होती है, उसके बाद में उच्च गति होती है, अत्यधिक विश्वसनीय होती है, उसके बाद में हम आसानी से नई सुविधा में जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण इसके तथ्य है, ठीक है। उसके बाद में हम हाइब्रिड की बात करें साथियों, हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें, तो यह एक क्या होता है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का एक संयोजन होता है ना। जिसमें यह एक प्रकार का क्या होता है, कंप्यूटर है जो कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल, यानी कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों पर काम करता है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एनालॉग है प्लस डिजिटल बराबर से मिलके क्या बनता है, हाइब्रिड बनता है, ठीक है।
यानी कि यह दोनों का मिक्सअप है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला हम पॉइंट देखेंगे साथियों कि इसमें इनपुट तथा आउटपुट में एनालॉग संकेतों का उपयोग होता है, जबकि गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप में यानी कि डिजिटल रूप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यह एनालॉग सिग्नल को स्वीकार करता है और प्रोसेसिंग से पहले उन्हें डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद में हम देखते हैं साथियों यहाँ पे कि इसका इस्तेमाल जो है अस्पताल में ईजीसी है ना, माफ़ कीजिएगा, अस्पताल में ईसीजी मशीन यानी कि कार्डियोग्राम के रूप में यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में सोनार यानी कि ध्वनि जो है नेविगेशन और रेडिंग के लिए। उसके बाद में रडार है ना, रडार के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट देखेंगे साथियों यहाँ पे कि यह डिजिटल और एनालॉग दोनों की क्या होती है, यहाँ पे सर्वोत्तम होती है, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे बिग आयरन भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसे क्या कहा जाता है, बिग आयरन भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और यह मल्टी यूज़र के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। और उसके बाद में मेन फ्रेम कंप्यूटर एक क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर एक साथ सैकड़ों या हज़ारों उपयोगकर्ताओं का क्या करता है, इस उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद में यह कंप्यूटर आकार में कैसी होती है, काफ़ी बड़ी होती है और महंगे शक्तिशाली डाटा स्टोर क्षमता यानी कि महंगी भी होती है। और इसमें जो स्टोरेज क्षमता जो होती है बहुत अधिक होती है तथा डाटा प्रोसेस करने की गति भी कैसी होती है, तीव्र होती है, ठीक है। इसके अनुप्रयोग के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सो इसके लिए इसका जो अनुप्रयोग है बैंकों में होता है, रेलवे में होता है। उसके बाद में यानी कि एयरलाइन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में और डिफेंस के क्षेत्र में भी इसका जो है अनुप्रयोग यानी कि प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में टाइप ऑफ कंप्यूटर यानी कि मिनी कंप्यूटर के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते साथियों। तो यह क्या होता है, यह माध्यम यानी कि यह जो है माध्यम आकार का कंप्यूटर होता है जो कि मल्टी यूज़र कंप्यूटर है, ठीक है। और जिसमें कि मिनी कंप्यूटर्स मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स की तुलना में छोटे एवं सस्ते तथा कम शक्तिशाली होता है, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर से अधिक महंगे और अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके अनुप्रयोग के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। छोटे संस्थानों तथा छोटे व्यापार में सामान्य कार्य के लिए जैसे बिलिंग यानी कि जैसे बिल्डिंग हो गया और अकाउंटिंग हो गया, मनोरंजन, इंटरनेट एवं मैनेजमेंट इत्यादि के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस कंप्यूटर का इस्तेमाल, मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद में एजुकेशन यानी कि नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे देखेंगे क्या, सिस्टम, ठीक है, यानी कि एम्बेडेड सिस्टम। तो ये क्या होता है साथियों, यह चार्ल्स स्टॉक द्वारा यानी कि इसका आविष्कार किया गया था कब, सन 1965 यानी कि 1965 में इसका चार्ल्स स्टॉक द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, ये आपको याद रखना है। और छोटा कंप्यूटर जिसे किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और एम्बेडेड कंप्यूटर, यह एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। और एम्बेडेड शब्द का अर्थ होता है कि किसी सिस्टम में स्थापित किया जाता है, यानी कि यह जो है किसी सिस्टम में स्थापित किया जाता है। यह बड़े सिस्टम में स्थापित किस सिस्टम में स्थापित किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि यह बड़े सिस्टम में स्थापित किया जाता है। और जो एम्बेडेड कंप्यूटर एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित प्रणाली होती है, ठीक है। और यह कंप्यूटर की तरह नहीं दिखता है, कोई कीबोर्ड या फिर माउस नहीं होता, इसमें कोई कीबोर्ड या माउस नहीं होता है, किंतु किसी भी कंप्यूटर की तरह इनमें एक प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर होता है, ठीक है। ये इसकी जो अपनी एक प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उदाहरण के लिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसका जो उपयोग है ऑटोमेटिक यानी कि एटीएम के रूप में किया जाता है, और टीवी हो गया, उसके बाद में वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, उसके बाद में फ्रिज हो गया, लिफ्ट हो गया इत्यादि में ये हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे देखेंगे सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर की हम यहाँ पे बात कर सकते हो। तो सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें उच्च गति एवं हाई स्टोरेज एवं कैपेसिटी और
कैपेसिटी और उच्च स्तर पर क्या होता है, परफॉर्मेंस होता है, जो कि सामान्य पर्सनल कंप्यूटर की तुलना में आमतौर पर क्या हज़ारों गुना तेज होता है, ठीक है। और सुपर कंप्यूटर के पिता आपको याद रखना है साथियों, सुपर कंप्यूटर के पिता कौन है, तो आपको याद रखना है सेमूर के, है ना, सेमूर के। और इन्होंने कब किया था, तो इसका जो यह सन 1976 में इसका स्थापना यानी कि इसकी खोज किया था इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद में यह क्या साथियों, यह मल्टी यूज़र कंप्यूटर होता है और यह बड़ी मात्रा में डेटा को क्या होता है, संसाधित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। और सुपर कंप्यूटर का जो निर्माण है उच्च क्षमता वाले हजारों प्रोसेसर को एक साथ समानांतर क्रम में जोड़कर किया जाता है, ठीक है। और यह कम समय में जटिल गणनाओं को कर सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ यह सबसे बड़े एवं तेज कंप्यूटर होता है और यह अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम एवं लिनक्स आधारित होता है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे देखेंगे यानी कि स्पीड ऑफ कंप्यूटर, यानी कि स्पीडता के आधार, यह स्पीड ऑफ कंप्यूटर या फिर यानी कि प्लेटिंग पॉइंट ऑपरेशन के प्रति कुछ सिस्टम यहाँ पे दिया गया है, उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। सो इसके अंतर्गत वर्तमान में सुपर कंप्यूटर की गति जो है पेटाफ्लॉप्स में मापी जाती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका अनुप्रयोग जो है मौसम की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है, परमाणु अनुसंधान के लिए किया जाता है, शानी के लिए किया जाता है, उसके बाद में एजेंसियों के लिए किया जाता है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है और प्रयोगशालाओं के लिए किया जाता है, इत्यादि के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में जो इसका जो सुपर कंप्यूटर का जो आविष्कारक है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का जो आविष्कार जब हुआ था साथियों, ये हुआ था सन 1976 में हुआ था, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है, ठीक है। और यहाँ पे यह जो है 20 यानी कि 2020 में इसका पूर्ण रूप से आविष्कार किया गया है, ठीक है। ये भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। और यह जो परफॉर्मेंस है इसका कितना 8000 है, परफॉर्मेंस 8000 है और यह क्या कहलाता है, सिद्धि कहलाता है ना, 8000 है और सिद्धि या फिर शक्ति इसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट यह जो है 2022 फरवरी को यानी कि यह IIC यानी कि इंडियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो चैप्टर है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे साथियों। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसका पूरा यानी कि वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं यहाँ पे पूरा दिया गया है। सो इन क्वेश्चनों को आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में इनका सही आंसर आपको कमेंट्स करके देना साथियों। सो मैं आपको यहाँ पे पूरे क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इनका आंसर मैं नहीं बताऊँगा, आपको कमेंट्स करके बताना है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि सिस्मोग्राफ एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की विशेषता के लिए संयुक्त रूप से खालिस्तान कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में बदलने में संबंधित होता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख पाओगे यहाँ पे कि कंप्यूटर सबसे सामान्य प्रकार का कंप्यूटर है और इसका उपयोग आमतौर पर बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अगला इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। सो आज हमने यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पे यहाँ पे चर्चा की साथियों। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसमें अगर कुछ डाउट अगर आपका रहता है सो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों का जो भी डाउट होगा उसे सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।